इसके पहले ही वो उसके पहले का हो गया था ना। तो 4 विशेषताएं पढ़े थे ना। किसकी 4 विशेषता थी वो? आधुनिक इतिहास के 4 विशेषता। अभी उसको वापस नहीं शुरू करेंगे, उधर 2-4 बार वैसे हो गया। देखो, उपयुक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीज प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकार के लेखन में पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पहले इंट्रोडक्शन में लेक्चर मैंने आपको बोला था कि जो इतिहास है सबसे पहले बोलते हैं कि यूनान के लोगों ने लाया था, सॉरी ग्रीस के लोगों ने। का किसके? ग्रीस के लोगों ने। और उसी ग्रीस में से एक आदमी था जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। और उसी को हम इतिहास का जनक कहते हैं या इतिहास के पिता कहते हैं। कहां का था वो? ग्रीस का। कहां का? ग्रीस का। बोलते हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बोला था मैंने, जो हिस्ट्री शब्द है HISTORY, देखो इतिहास का मतलब नहीं बोल रहा हूं मैं, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बुनना। उस दिन भी मैंने बोला था हिस्ट्री का मतलब बुनना। बुनते क्या है हम? जो भी घटनाएं भूतकाल में घटित होती हैं उनको हम लाइन से लगाते हैं, और जब ऐसे इतिहास को हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इतिहास लेखन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ था? तो जनक कौन है इतिहास के? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ये ग्रीक इतिहासकार थे। कौन से इतिहासकार थे? ग्रीक। तो आपको ये रिक्त स्थान में बोर्ड में आ सकता है, इतिहास के जनक डैश थे। तो आप कौन था वो? हेरोडोटस। हेरोडोटस डैश थे। कौन थे? ग्रीस थे। कौन थे? ग्रीस। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ के शीर्षक में किया। हेरोडोटस के बुक का नाम डैश था? द हिस्ट्रीज। हेरोडोटस के बुक का नाम डैश था। क्या नाम था? द हिस्ट्रीज। ये सब देखो बोर्ड के रिक्त स्थान आ रहे, तो इसको आपको अंडरलाइन करके रखना। ये IMP है। क्लियर हो रहा है? किसी को कुछ डाउट है? इतना क्लियर है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से? यहां पर देखो 2 आपको फिलअप दे दिया मैंने, रिक्त स्थान 2 आ गया आपको बोर्ड के लिए। उसके बाद क्या है देखो, यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। अपने चैप्टर का नाम क्या है? इतिहास लेखन। पर कहां का? पश्चिमी का। तो यूरोप भी कौन से साइड आता है? पश्चिम साइड नहीं बोले, ऊपर है भारत के, पर वो भी हमारे लिए पश्चिमी है, समझो। वो भी हमारे लिए क्या है? पश्चिम। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दर्शन एक शास्त्र है, जैसे आप इतिहास का बुक पढ़ रहे हो ना, वैसे एक दर्शन बुक है। क्या है? जिसको हम फिलोसॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी। जैसे अकॉर्डिंग टू माय फिलोसॉफी, जैसे अगर आपने कोई, तो अभी इतिहास बुक है ये, और इतिहास को बुक को जब मैं लिखता हूं तो मेरा मानना क्या है, मेरा क्या सोच है, तो ऐसे किताब को हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लोग उसको पढ़ करके जब अपनी बातें बोलते हैं, किसकी बातें? अपनी, तो ऐसे बुक को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। देखो, और विज्ञान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। और आपको पता होगा औद्योगिकीकरण सबसे पहले कहां पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिकीकरण सबसे पहले कहां पे शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। याद रखना, औद्योगिकीकरण क्या, सबसे पहले फैक्ट्री वगैरह कहां पे शुरू लगा था? इंग्लैंड में। जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, पहला औद्योगिकीकरण, दूसरा औद्योगिकीकरण, तीसरा औद्योगिकीकरण और चौथा औद्योगिकीकरण। ये 4 औद्योगिकीकरण है। पहला जो औद्योगिकीकरण है उसमें मशीन की खोज हुई थी, कॉटन इंडस्ट्री में। सूत के कपड़े जो होते ना, जो रुई के कपड़े होते थे, कॉटन के जो कपड़े होते थे, उसको बनाने के लिए पहली बार स्टीम इंजन का, भाप वाली इंजन का आविष्कार हुआ था। उसे ही प्रथम औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो सबसे प्रथम औद्योगिकीकरण में किसकी खोज हुई थी? भाप इंजन की। किसकी? भाप इंजन की। मालूम है ना, भाप वाले रेलवे इंजन का जेम्स वॉट ने किया था। उसी प्रकार पहली बार जब औद्योगिकीकरण कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में। उस औद्योगिकीकरण में भाप के इंजन का खोज हुआ था। जब दूसरा औद्योगिकीकरण हुआ
जब दूसरा औद्योगिकरण हुआ उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां लगनी शुरू हो गई। ये दूसरा औद्योगिकरण करेक्ट 100 साल बाद हुआ। कितने साल बाद? 100 साल। उसके बाद जब तीसरा औद्योगिकीकरण आया तो उसमें इंटरनेट की खोज हुई। किसकी? इंटरनेट की। और इसे ही डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल। जब से इंटरनेट आया आपको मालूम है दुनिया क्या हो गई है? डिजिटल हो गई है। अब चौथा जो चल रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमने 4 औद्योगिकीकरण पढ़ा। यूरोप में बोलते हैं दर्शन शास्त्र और विज्ञान बहुत फेमस था। इंग्लैंड कहां है? यूरोप में। कहां है? यूरोप में। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है। बोलते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से भी हम क्या कर सकते हैं? समाज का अध्ययन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समाज का अध्ययन कर सकते हैं। देखो, यह विश्वास विचारकों को होने लगा था। बोलते कि हम विज्ञान का इस्तेमाल करके लोग क्या सोचते हैं किसी भी विषय के बारे में, इसके ऊपर हम क्या कर सकते? खोज कर सकते हैं। ऐसा लोगों को लगने लगा। कहां पे? यूरोप। कहां पर? यूरोप में। कहां पर? यूरोप में। क्लियर हुआ? ध्यान दो इधर। आगामी समय में आने वाले समय में यूरोप, अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। बोलते आने वाले समय में यूरोप में इतिहास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हुआ, बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। और बोलते सबसे पहली बार 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्व ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों का अधिक महत्व दिया गया था। मैंने शायद आपको बताया था कि कोई भी चीजें, ये लोग जब सेकंड वाला हमने पढ़ा था, जब सेकंड विशेषता जब पढ़ी थी हमने दूसरी, तो उनके किसी भी चीजों में दैविक चीजें नहीं आती थी। मैंने बोला था आपको, वो देव के ऊपर, भगवान के ऊपर यूरोप वाले, बाहर वाले कोई भरोसा करता ही नहीं था। पर देखो अब यहां पर बोल रहे 18वीं शताब्दी में उन्होंने ईश्वर के संबंधित विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या हुआ? 1737 में जर्मनी में गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये ऐसा ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसने इतिहास को एक अलग बोलते ना, एक अलग वो स्ट्रीम दे दिया। एक अलग स्ट्रीम दिया, मतलब देखो यहां पर जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना। इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास को एक अलग शब्द बना दिया, भाषा बना दिया। जैसे आप अलग अलग इतिहास पर, अब आपका जो है इतिहास अलग हो गया, विज्ञान अलग हो गया, इंग्लिश अलग हो गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले इतिहास के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बोलते हैं ये जो पहली यूनिवर्सिटी ऐसी थी, ये पहली विश्वविद्यालय थी जिसने इतिहास को एक अलग बुक बनाया कि बाबा ये भी एक अलग विषय है। क्या है? विषय। देखो यहां पर होगा आगे। हाँ देखो, इसने क्या बोला? इतिहास को एक स्वतंत्र विषय बना दिया। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? गॉटिंगटन। कौन सा विश्वविद्यालय? गॉटिंगटन विश्वविद्यालय। कौन सा? गॉटिंगटन। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालयों की में भी इतिहास अध्ययन केंद्र हो गया। उसके बाद जर्मनी में अलग अलग विश्वविद्यालय थे, वहां पर अलग अलग जगहों पर इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो हमने क्या पढ़ा? यूरोप में पढ़ा। तो यूरोप में दर्शन और विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। एक बार ओवरऑल देखते क्या पढ़े हमने। यूरोप में क्या हुआ? दर्शन और विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देने लगे। उन्होंने क्या सोचा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं? समाज का अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले यूरोप वाले को किसी भी दैविक चीजों पर भरोसा होता नहीं था, पर धीरे धीरे वो भी विचार मंथन करना शुरू कर दिए। और हॉटिंगटन जो विश्वविद्यालय था उसने सबसे पहली बार, गॉटिंगटन जो विश्वविद्यालय था उसने सबसे पहली बार इतिहास को एक अलग विषय बनाया, एक अलग स्वतंत्र विषय बनाया। और बाद में फिर वो चीजें जर्मनी में भी फैल गई और इतिहास के ऊपर हम अध्ययन करना शुरू कर दिए।
अब एक बात समझा, इतिहास कहां से आया था? पहला हमने पढ़ा था इतिहास कहां से आया? ग्रीस से। उस इंसान का नाम क्या है? हेरोडोटस। क्या नाम है? उसके बुक का नाम क्या है? क्या नाम है? द हिस्ट्रीज। याद रहेगा? इतना क्लियर हुआ? अभी देखो जो अलग अलग देखो विचारक है, ये इनका क्या विचार है इतिहास लेखन में, इसी को कहते हैं फिलोसफी। अब ये क्या चाहते थे, इन्होंने इतिहास को कैसा देखा? अलग अलग विचारक है। पहला जो है जिनका नाम क्या था? रेने देकार्त। क्या नाम इनका? रेने देकार्त। थोड़ा नाम अजीब है, एक बार और बोले, कौन सा नाम है? पैदा कब हुए? 1500 और मरे कब? 1650। इतिहास लेखन के विज्ञान का विकास होने से अनेक विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ। बोलते जब से इतिहास विज्ञान बना, इतिहास जब से फेमस हो गया है, इतिहास अब भी आज का है बेटा। ये जो हेरोडोटस के बारे में आपने पढ़ा, ये आज के नहीं है, ये 2000 साल पहले के हैं, 2300 साल पहले के हैं। ये ईसा पूर्व 2300, ईसा पूर्व तीसरी चौथी सदी के हैं वो। आप अब ये मत समझो कि ये अभी के हैं, ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं वो, पांचवी जो भी हो। समझ में आ रहा है? तो इतिहास तब से चल रहा है। इतिहास मैंने आपको बोला ना, जब तक आप हो तब तक क्या है? इतिहास है। आप नहीं तो इतिहास नहीं। अब रेने का नाम क्या है? देखो, इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता, कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। हमने साधन पढ़ा है किसमें? इतिहास में। क्या कितने साधन है इतिहास के? 3। कौन सा कौन सा? लिखित, मौखिक और भौतिक। बोलते हैं उसमें जो लिखित साधन है, ये क्या बोलते हैं रेने साहब? क्या बोलते हैं? जो इतिहास में लिखित साधन है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। जब भी वो मिले तो उसके ऊपर डिटेल से विश्लेषण करना है, ध्यान से उसका अध्ययन करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्या किया मालूम है, उसको थोड़ा सा कलर विलर लगा के, मिट्टी उट्टी लगा के, मैंने लिख के मिट्टी लगा के धर दिया, और बाद में ये पता चला कि फलाने का वो वंशज, वो अमेरिका का वंशज इधर ही आ गया है, और मैंने उसको उठाया और लिख दिया। अब देखा भी नहीं ये पेन कौन सा है, कैसा है। बेटा अभी मैं हूं, मैं ये अपना सिलोग्राफर से लिख के वो बराबर बना दिया। वो पगले ने ये नहीं देखा कि कौन से पेन से लिखा है। सिलोग्राफर वो टाइम पे था क्या? वो टाइम पे ब्लू पेन चलता था? नहीं। अगर अकल होएगा तो उसको तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कागज जिस पे लिखा वो कागज था क्या 2500 साल पहले? समझ में आ रहा है? तो जो भी लिखित कागजात मिले आपको, पहले उसका विश्लेषण करना है। ये नहीं कि बाबा अभी बोलते कुछ दिन पहले क्या हुआ कि खुदाई हुई थी कौन बाहर के देशों में, वहां पर एक जूता मिला। वो जूता आज के एडिडास जूता से मिलता है, और बाद में हाँ एडिडास जो जूता होता है मालूम है ना, एडिडास का जूता होता है, बहुत महंगा जूता आता है। उस जूते से उस पुराना जूता पहाड़ से खुदाई करने के टाइम निकला, और बाद में जब उसका वो निकाला गया, डेट निकाला गया, बोलते 2-2,500 साल पुराना है। अब मतलब वो टाइम पे भी एडिडास का जूता चलता था क्या? तो होगा कुछ अभी, या तो सिस्टम खराब है या तो सच्ची क्या पता वो टाइम पे भी बनता होगी उतनी कार्यशैली। समझ में आ रहा है बेटा? हम वही चीज कर रहे हैं जो पहले कर चुके थे, कुछ नया नहीं आविष्कार हो रहा है। पहले भी लोग, आप भी पढ़ोगे बहुत सारे, पहले भी एरोप्लेन था, आज भी एरोप्लेन है। कॉन्सेप्ट कहां से आया एरोप्लेन का? समझ में आ रहा है? एक इंसान था, एक बार क्या बोला, आज से 2-2,500 साल पहले राजा के दरबार में गया। राजा लोग एड़े रहते, ये मालूम रहेगा आपको। वो गया राजा के दरबार में, क्या बोलता है, भविष्यवाणी था, भविष्यवाणी करता था। बोला एक टाइम ऐसा आएगा, लोहा पानी में तैरेगा, लोहा हवा में उड़ेगा। उसको फांसी लगा दिए, पागल हो गए। लोहा कभी पानी में तैर सकता है क्या? नहीं। लोहा हवा में उड़ सकता है? नहीं। फांसी लगा दिए, सटिया गया। राजा के सामने आके कुछ भी बोल रहा है, इसका कलम करा दो सर। कलम ये वाला नहीं, सर का कलम कर दिया उसका। सोच लो आज क्या हो रहा है? पानी में तैर रहा है लोहा, हवा में उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो बोलते ना कि पहले लोगों को भरोसा नहीं होता था, आज वही चीजें सत्य है। लोहा को इस तरीके से रखा गया है कि वो अब
पानी में तैर भी रहा है और हवा में उड़ भी रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एरोप्लेन 100% लोहे का ही बना है, ऐसा नहीं है बाबा। 100% लोहे का ही नहीं बना होता है वो, सब कुछ मिक्स ऐसे तो ना, ऐसे कुछ उसका शेप होता है उड़ने का। एरोप्लेन ऐसे ही रहता है हमेशा, देखा है ना, ऐसे ही शेप होता है ना, कि ऐसा है गूंगी जहाज बना दिए उसको रहता है नहीं। हेलीकॉप्टर कैसा रहता है, वो भी ऐसी शेप में होता है ना, पक्षी के शेप में। एक बात याद रखना, वो पक्षी के शेप में ही रहता है, क्योंकि उस शेप में उड़ने काटते हुए पेड़ को उसको जाएगा, उसके आगे का ऐसा रहता है। और ऐसा कर दिया तो फ्लैट, वो लेके जाएगा हवा उसको अपने आप पीछे लेके जाएगा। आप लोग कभी माउंटेनिंग के साथ चलना, कभी हम लोग मैं बहुत गया हूं, मैं थोड़ा पहाड़ पे चढ़ने का बहुत शौक है, हाइकिंग वगैरह में, ट्रैकिंग में। तो जब हम लोग एक बार कलवा पहाड़ पे चढ़े थे, कम से कम 700 फुट ऊपर थे हम लोग, 700 से 800 फुट। तो अगर संभल के ना रहे तो उड़ा ले जाएगा। आप लोग में से 2-3-4 लोग को ऐसे उड़ा ले जाएगा हवा, आराम से, संभल नहीं पाओगे, तुरंत गिरोगे नीचे, इतनी तेज हवा चलती है, सोच लो। तो उस तरीके से उसे डिजाइन किया गया है, समझ में आ रहा है। तो बोलते हैं कि जो भी आपको लिखित साधन मिले, कागजात मिले, उसको आपको अच्छे से क्या करना है, जांच करना है। कौन बोल रहा है, रेने साहब, क्या नाम है इनका, रेने। यह विचार आग्रह पूर्व रखा जा रहा है। बोलता भाई मैं तुमसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि बाबा जब भी तुम्हें कोई लिखित मिले तो उसके ऊपर थोड़ा जांच करो, अंधा भक्त मत बनो। यह विचार रखने वाले में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी था। यह कौन सा दार्शनिक था, फ्रांसीसी। ये रेने साहब कौन से इलाके के थे, फ्रांस के थे। कहां के, फ्रांस में। फ्रांस की एक विशेषता है, फ्रांस की एक विशेषता है कि दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां मच्छर रहता ही नहीं, एक भी मच्छर नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सा जगह ऐसा है जहां पर एक भी मच्छर नहीं है, तो कौन सा इलाका है वो, फ्रांस। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं है, ये अपनी विशेषता है। और ये दार्शनिक कहां का है, फ्रांस का। कहां का, फ्रांस का। रेने कहां के हैं, फ्रांस के। रेने डैश विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक थे। क्लियर हुआ ये। इनका विचार क्या था, अगर समझो टिप्पणी लिखो में आ गया रेने देकार्त, तब आप क्या करोगे। तो रेने देकार्त बोलते थे कि जो भी आपको दस्तावेज मिले, जो भी आपके साधन के दस्तावेज मिले, उसके ऊपर ध्यान से आपको विचार विमर्श करना है। क्लियर हुआ ये। और रेने देकार्त एक फ्रांसीसी क्या थे, विचारक थे। कैसे विचारक थे, फ्रांसीसी। आगे देखते हैं ये क्या बोलते हैं कि उसके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। डिस्कोर्स ऑन द मेथड डैश ने लिखा है। किसने लिखा है, देख लो, रिक्त स्थान का इतना आ सकता है बोर्ड में। बोर्ड में कुछ भी आ सकता है बेटा, मैं आपकी स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो आपको टिक करके रखना है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, किसने लिखा है, क्लियर है। आगे देखते हैं, उन्होंने इस बुक में ना कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बनाया है। अनुसंधान करना मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों का आविष्कार करना। वो क्या किया है देखो, वह नियम यह है कि जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उसे कदापि स्वीकार करना नहीं चाहिए। रेने साहब का मेन लाइन यही बोलना चाह रहे, जब तक कोई बात सत्य है ये तुम्हें विश्वास ना हो जाए, तब तक उसे मानना नहीं चाहिए, चाहे कोई गला घोट दे। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। जब जान पे बात आती है, हाँ भाई, इनका बात ये क्या बोलना चाहते समझा। अपने बुक में इन्होंने एक नियम लिखा था, उस नियम में इन्होंने कहा था जब तक आपको विश्वास ना हो तब तक आपको उस बात को मानना नहीं है, कुछ भी हो जाए। समझ में आया, रेने का नियम समझा, क्लियर हुआ। बुक का नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन दी मेथड। उन्होंने एक नियम लिखा था, क्या नियम था,
एक साथ, जब तक कोई बात सत्य ना हो, जब तक कोई बात को आप पे भरोसा ना हो, जब तक आपको उस बात पे भरोसा ना हो, तब तक आपको उस बात को मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसका नियम है ये? क्लियर हुआ ये? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ू? अब आते हैं वॉल्टेयर साहब। कौन है? कौन है? जन्म कब हुआ बेटा? मरे कब? वॉल्टेयर एक वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। इनकी एक दूसरा नाम है, फ्रांसवा मरी अरुए नाम है। तो वॉल्टेयर का दूसरा नाम क्या है? फ्रांसवा मरी। नाम क्या है? पीछे वाले भी बोलेंगे, बोलो। देखो देखो, आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होएगा। जितने बार बोलोगे और ध्यान से बोलना, क्या बोल रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। बोलोगे तो आपका ही फायदा होगा। मैं इतने बार क्यों बोल रहा हूं? मुझे याद हो जाए, इसमें आपका कुछ नहीं। देखो मैं भी यही सोचता हूं कि मुझे याद हो जाए, कि अगली बार देखने भी जरूरत ना पड़े, पर मैं देखता हूं। इसमें फायदा मेरा है। मैं ये सोचता हूं ना, पढ़ तुम नहीं रहो, पढ़ मैं भी रहा हूं। कुछ मुझे भी कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। ये मैं भी पढ़ ही रहा हूं, मेरा भी पढ़ने का ही समय चालू है। समझ में आ रहा है ना? तो आप भी जितने बार बोलोगे उतने बार याद हो जाएगा आपको। जब भी वो लाइन ना, ये लेक्चर का पढ़ा हुआ आपको पेपर में याद आता है, तो प्लीज बोला करो, और क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दिया करो। तो नाम क्या है इनका? इनका पहला नाम क्या था? वॉलेटियर। ये फ्रांसीसी हैं। पहले वाले भी क्या थे? फ्रांसीसी। ये वाले भी कौन है? फ्रांसीसी। वॉल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वास्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं। देखो इन्होंने क्या बोला मालूम है? कि आपको कुछ घटना मिल गई, आपको कुछ घटना मिल गई और उसको आपने ध्यान से लिख लिया। देखो बेटा, हमें यह मालूम, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम से लगाने को हम इतिहास कहते हैं। वॉल्टेयर साहब बोलते हैं, हाँ मैं भी मानता हूं कि भूतकाल में घटना घटित हुई, लाइन से लगा दिया, उसे आपने इतिहास कह दिया, एक्सेप्ट है। पर आपको कोई घटना मिल गई और आपने उसको लाइन से लगा दिया, पर देखो यहां पर क्या बोले? वास्तुनिष्ठ सत्य हो और घटनाओं के कार्यक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तत्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। जैसे मैंने उस दिन इंट्रो लेक्चर में भी बोला था, अगर मेरे पूर्वज मंदिर में जाके सांड की बलि चढ़ाते हैं तो मैं भी चढ़ाऊं, ये गलत है। इन्होंने क्या बोला? मुझे मालूम पड़ेगा इतिहास क्या है। भूतकाल में घटित घटनाओं को कालक्रम से लगाने को हम इतिहास कहते हैं। तुमको भी भूतकाल में घटित घटना थी, तुम्हारे पूर्वज भी सांड को काट देते थे जाके। इसका मतलब आंख बंद करके तुम भी मत सांड को काटो। इसको इतिहास लेखन नहीं कहते। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें अंधविश्वास है। देखो यहां पर बोला गया है, क्या बोला? वास्तुनिष्ठ सत्य। जरूरी है क्या वो काट के चढ़ाने से ही मानेगा? तो इन वॉल्टेयर साहब ये बोलते हैं कि अंधा नहीं बनना है, जो सत्य है वो सत्य है, अगर उसे परिवर्तन करना है तो करो, अंधे जी जैसा फॉलो मत करो। और हमारे रेने साहब ने क्या बोला था? अगर कोई बात सत्य है और ऐसा तुम्हें नहीं लगता है तो उसे मत मानो या स्वीकार मत करो। और इन्होंने क्या बोला? कि अगर कोई बात, तुम्हारे घटना कोई चलते आ रही है और तुम्हें लग रहा है अगर वो गलत है तो उसे करो मत, उसमें चेंजेस लाओ। देखो, परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। देखो पहले अभी इन्होंने भी यही बोला ना कि देखो पहले क्या पता जब किसी की बलि दी जाती होगी उससे लोगों का भला होता हो। अभी समझो किसी गांव में, अभी दोनों, मैंने एक बार क्या बोला, मेरे पूर्वज मंदिर में जाके बैल को या सांड को काटते हैं, ये मेरी प्रथा है मेरे पूर्वज की।
तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर, वोल्टेयर क्या बोलते हैं, उससे फॉलो करना नहीं है। अब समझो क्या अभी मेरे को बाद में ये मालूम पड़ा कि अगर उस गाय को या उस भैंस को काटने से या उस सांड को काटने से मेरे गांव में लोग सुखी हैं, अगर वो नहीं कटा तो लोग परेशान होने वाले हैं। अब बोलो, अब वो घटना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वही वोल्टेयर साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमें समाज का विचार करना पड़ेगा। अगर एक के मरने से 1000 बच रहा है तो मर जा, यही नियम है, यही कानून है। अगर एक के मरने से 1000 बच रहे हैं तो 1000। पर हमारे गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, 1000 बेगुनाह के चक्कर में 1000 गुनाह के चक्कर में एक बेगुनाह मरना नहीं चाहिए। 1000 अन्यायी मर जाए चलेगा, पर एक अच्छा इंसान मरना नहीं चाहिए, हमारा गवर्नमेंट है। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? और गवर्नमेंट क्या बोलता है कि चलो ठीक है, अगर एक के मरने से, एक अच्छा इंसान के मरने से 1000 लोग का भला हो जाए तो मरने दो। पर एक बात याद रखना, हमारा गवर्नमेंट, हमारा संविधान यही बोलता है कि भाई 1000 बेगुनाह लोग, बोलते ना 1000 गुनाह लोग मर जाए पर एक बेगुनाह मरना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये क्या, इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वोल्टेयर आधुनिक इतिहास लेखन का जनक था। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, आधुनिक इतिहास का जनक कौन था? वोल्टेयर। कौन था? वोल्टेयर। इन्होंने कहा था कि जब भी कोई प्रथा कुछ चल रहा है तो उसे आप उसकी सत्यता को जानिए और जरूरी नहीं है उसे आंख बंद करके आप फॉलो कीजिए। तो पहले विचारक कौन थे? पहला रेने, दूसरा रेने कहां के थे? वोल्टेयर। रेने का विचार क्या था? जब तक कोई बात सत्य ना हो तब तक उसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। और वोल्टेयर साहब ने क्या बोला कि हमें अगर आपको भूतकालीन घटनाएं मिली हुई हैं तो उसे आंख बंद करके फॉलो करना नहीं चाहिए, और जो भी आप निर्णय लेते हो उसमें समाज का भला ही होना चाहिए। इसीलिए वोल्टेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तीसरे साहब है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेंगल। इनका नाम क्या है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। क्लियर हुआ? पैदा कब हुए बेटा? मरे कब? ये एक जर्मन के आदमी थे। कहां के आदमी थे? कहां के दार्शनिक थे? नाम क्या है इनका? एक साथ इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ अथवा वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला मालूम है? ये क्या बोलते हैं कि इतिहास को आपको तर्क से सिद्ध करना है। कोई चीज, अगर कोई टॉपिक आपको मिली है तो उसको आपको जितना हो सके आपस में बहस करो, आपस में तर्क करो, उसके बाद उसके यथार्थ को एक्सेप्ट करो। इनका विचार समझा? ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी घटना को आपको मिला तो उसके ऊपर, जैसे ताज होटल मिला तो ताज होटल के ऊपर जितना हो सके उस पर तर्क करो, आपस में 10 लोग को जमा करो, बोलो भाई ताज होटल के ऊपर चलो बहस करें कि इसका इतिहास ऐसा, उसका इतिहास, ये बोलेगा इतने साल बना, तुम बोलोगे उतना साल, ये बोलेगा इतना साल, ये बोलेगा इतना साल। तो जितना हो सके उस बात को तर्क करो, बोलते खुद्दीन खुद्दा करो, जितना हो सके उसमें बहस करो, और आखिर में जब कोई परिणाम निकले तब उसके ऊपर भरोसा करो। जैसे मैंने बोल दिया, इतिहास विशाल तिवारी ने लिखा है, ये मैंने आपकी तरफ से स्टेटमेंट पास कर दिया कि इतिहास किसने लिखा है? विशाल ने लिखा है, मैंने लिखा है इतिहास। तो आपने मान लिया, ये ऐसा नहीं बोले, बोले मानो मत, तर्क करो, भाई तूने लिखा है, कैसे लिखा है, कहां लिखा, किसने समझाया, क्यों लिखा, कहां से लिखा, सब पूछो मेरे से। इसको कहते हैं तर्क करना। क्या करना? तर्क। आप लोग नहीं, अभी पप्पा बोले, अभी आपसे पापा, अभी आप ही बोलो ना, पापा से पूछे पापा कहां जा रहे हो, कब आओगे, कैसे, क्या हुआ, तो पापा बोलते ना क्या कर रहा है? तर्क कर रहा है।
बहस कर रहा है, बोलते ना। तो तर्क करो। इनके हिसाब से क्या ऐतिहासिक यथार्थ को या वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभी कोई भी टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया सिगरेट के ऊपर तर्क करो, तो कोई बोलेगा सिगरेट अच्छा है, कोई बोलेगा सिगरेट खराब है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा वो है, कैसा वैसा। बाद में जो फाइनल आंसर मिले तो उसका आपको क्या करना है, फिर उसे इतिहास बनाना है। तर्क मतलब समझा, इनका विचार समझा। किसी भी इतिहास को आपको, किसी भी इतिहास के वास्तविकता को आपको कैसे एक्सेप्ट करना है, तर्क से, तब जाके आपको उसे प्रस्तुत करना है। आगे, इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। इतिहास का घटनाक्रम, पहले लोग जंगल में रहते थे, बराबर है क्या? पहले बिल्डिंग में आ गए क्या? नहीं, पहले लोग पानी में रहते थे। अरे पहले हम लोग क्या थे, कछुआ उचुआ होएंगे? अब मुझे क्या मालूम मैं क्या था पहले पिछले जन्म में, अब तो आप लोग का नहीं मालूम। मैं तो मुझे पहले कहां से सबसे पहले जीवाणु उत्पन्न हुए थे? पानी में। पढ़ाई की नहीं? ये हमारे, जब मैं पहली में था तो हमको एक कविता थी, पहले बोलते थे सबसे पहले जीवाणु उत्पन्न हुए थे पानी में। तो बोलते सबसे पहले जीव पानी में उत्पन्न हुए थे, बाद में उधर से निकलना शुरू हुए। सबसे पहला जीव, जीव मतलब मालूम है कोई भी जीव जिंदा होना चाहिए, दैट इज जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो हमको एक कविता थी, सबसे पहले जीवाणु उत्पन्न हुए थे पानी में, बाद में वहां से 1 कोशिका 2 कोशिका 50 कोशिका निकलना शुरू हो गए, फिर हम आ गए। तो यहां पर बोलते हैं कि इतिहास घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। पहले पानी में थे, बाद में जंगल में आए, जंगल से फिर झोपड़ी में आए, झोपड़ी से फिर पतरे में आए, पतरे से फिर मिट्टी में आए, मिट्टी से फिर आज देखो बिल्डिंग में आ गए। आने वाले समय में चांद पे चले जाएंगे। अब देखो कांच पे रहने लग गए, रह रहे कि नहीं? तो ये बेटा प्रगति है कि नीचे जा रहे हैं हम? ये लड़की नहीं है, डेवलपमेंट बोल रहा है ये साहब। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक नियम है मेरे हिसाब से, जलना नहीं है किसी से। एक नियम देखने का, अपने पे खुद से कंपटीशन करो। आप कल क्या थे, आज क्या हो। जैसे मैंने 70% लाया 10वीं में, ठीक है, और मेरा दोस्त था उसको आया 80%। कितना आया? 80। और 12वीं में मेरे दोस्त का आया 85%। कितना आया? 85%। और मेरा 12वीं में आया 83%। तो मुझे उससे तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसका 10वीं में था 80, अब आया 85। ग्रोथ कितना हुआ? 5। पहले मेरा कितना था? 70, अब कितना आया? 82। मैंने कितना ग्रोथ किया? 12%। बड़ा कौन? उसने ग्रोथ कम किया और मैंने ग्रोथ ज्यादा किया। इसीलिए बेटा हमेशा एक बात याद रखना, कंपटीशन खुद से करो। कल मैं क्या था, आज क्या हूं। पहले मेरा 10 नंबर आया ना, आज 12 आया ना, खुशी है। भले मैं सबसे लास्ट में हूं, सबसे कम नंबर मेरा ये, पर पहले 10 आया था, आज कितना है? 12। आपका ग्रोथ हुआ है, निराश होने की बात नहीं है। 12 से 14 पे होगा। समझ में आ रहा है? तो खुद से कंपटीशन करो, दूसरों से नहीं। और जलन की भावना जो इसके अंदर आई वो जिंदगी में कभी सफल हो सकता नहीं है। आगे देखते हैं, उसने यह प्रतिपादित प्रस्तुति अथवा संरचना में प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहास को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। इन्होंने बताया क्या मालूम है? इतिहास को, इतिहासकार को समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आज जरूरी है कि गूगल का सीईओ जब से गूगल बना है तब से सेम ही है? अलग रहेगा? जरूरी है भारत का प्रधानमंत्री शुरू से लेकर अभी तक एक ही है? नहीं। इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करते रहना चाहिए। किसका विचार है? जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगेल। क्या नाम है? जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगेल। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि आपको सत्यता को तर्क संबंधित होना चाहिए। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। बाद में क्या बोलते हैं कि
उसके इस विवेचन के परिणाम स्वरूप अनेक दार्शनिक को यह विश्वास हुआ कि यद्यपि इतिहास को अध्ययन पद्धति विज्ञान की पद्धतियों की तुलना में भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं है। देखो, इनके विवेचन से, इनके इस बातों से, इनके इस प्रकृति से लोगों को यह विश्वास हुआ कि विज्ञान माना विज्ञान अलग चीज है, पर इतिहास की गुणवत्ता, इतिहास की भी जो क्वालिटी है, इतिहास का भी जो स्टैंडर्ड है वो कम नहीं है। विज्ञान का तो है पर इतिहास भी कम नहीं। अरे बेटा, विज्ञान तब होगा ना जब इतिहास होगा। बिना इतिहास के विज्ञान हो जाएगा? विज्ञान में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले इतिहास पता होना चाहिए ना, उस विज्ञान का इतिहास क्या है। आज लोग बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की है। किसने की है? न्यूटन। एक पेड़ पे सेब गिरा, सेब उसके तकले पे गिरा तो उसको मालूम पड़ गया क्या गिरा, काहे नीचे आया, ऊपर क्यों। ये पहला बार गिरा था क्या सेब नीचे? पहली बार था? नहीं, ये चीजें पहले भी हो चुकी थी। तो जब इसने खोज, अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, इसने ये सोच लिया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, और ये तुरंत गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी? कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं होगा किधर? पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण की खोज आज से नहीं हुई है, भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज बहुत पहले से हो चुकी है। तो उसने कुछ न उपलब्ध जानकारी को पढ़ा होगा, तब जाके उसने अपना क्या किया, अपना मत दिया। शल्य प्रक्रिया जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती, मालूम है? आज अंग्रेज है कोई, तो अगर देखोगे ना शल्य प्रक्रिया के जनक अंग्रेज है कोई, पर उसे यह नहीं मालूम भारत में 2000 साल पहले ही सर्जरी होती थी, पर कोई नहीं जानता है। उनका नाम था सुश्रुत ऋषि। नाम क्या था? सुश्रुत ऋषि। आपके 8वीं में इंग्लिश के चैप्टर में है इनके बारे में, 8वीं में इंग्लिश के बुक में है। सुश्रुत ऋषि, महर्षि सुश्रुत, इन्होंने सबसे पहले सर्जरी की थी। और हमको उल्लू बना रहे, अंग्रेज ने की है पहली बार। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग ने जब शुरू किया था तो पहले इतिहास को खंगोरा था। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज की खोज होती, किसी टेक्नोलॉजी की खोज होती, सबसे पहले भारत के ही पास आते हैं, भारत के बुक पढ़ते हैं, भारत में स्थित धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं। दुनिया भर का इतना किताब है यहां पर, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है यहां से, और भले नाम न ले। अभी मैं आगे हो जाऊं, नाम लूंगा, अपना नाम खराब करूं? मैं तो ये बोलूंगा मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं, मुझे कोई सिखाया नहीं, भले मैं किसी का वीडियो देख के आगे बढ़ा रहूंगा, बराबर है ना? तो ये बोलेगा नहीं तो इसका भक्त है, बोलेगा कि नहीं? सबके अंदर अदब नहीं होता है। अदब पता है कि सर मैं आपको देख के आगे बढ़ा हूं, ये कोई नहीं बोलेगा। मैं इंडिपेंडेंट है सर, आप कौन? मैं अपने आप से बढ़ के बड़ा हो गया, मैं किसी को देखा नहीं। एक चीज होता है बेटा, देखो जो मैंने बोला सर्जरी खोज भारत में सबसे पहले हो चुकी थी। एक चीज होता है पेटेंट कराना। जैसे आपने जो बोलते हैं ना, हवाई जहाज को पहली बार राइट ब्रदर ने उड़ाया था, मालूम है? हवाई जहाज पहली बार इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने की थी, ऐसा बोला जाता है, पर वो नहीं की थी, महाराष्ट्र का दो तीन आदमी लोग थे, सबसे पहली बार हवाई जहाज उन्होंने उड़ाया था। पर उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज आपके नाम हो गया, दुनिया में कोई कर सकता नहीं है। आप क्या मैकडोनल्ड खोल सकते हो? नहीं, मैकडोनल्ड दुनिया में एक ही है, और जिसका है उसी का, क्योंकि उसने नाम को रजिस्टर कर लिया है। अगर आपको मैकडोनल्ड खोलना है तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा होता है, यही सब इसमें भी होता है, और भारत ने कभी कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं दिया, पर दिल में सबको मालूम है कहां से क्या पाया है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये इनका हेगेल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन उनके बुक में है। किनके बुक में? उनका बुक का नाम क्या है? देखो, इंसाइक्लोपीडिया। नाम क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? कभी डोरेमोन में देखा है? एनिमल का इंसाइक्लोपीडिया, बर्ड्स का इंसाइक्लोपीडिया, फ्लावर्स का इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया इज अ सेट, बोलते ना एक बुक है जिसके अंदर उस चीज के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर आपने एनिमल्स का इंसाइक्लोपीडिया निकाला ना, तो दुनिया में जितने एनिमल है सब उसमें आ जाएंगे। दुनिया में जितने एनिमल है सबका पिक्चर्स उसमें आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। फूल का इंसाइक्लोपीडिया लिया तो उसमें पूरी दुनिया के जितने फूल है सब आ जाएंगे, उसको आपको देखने को मिलेगा, उसमें फूल क्या है, कैसा क्या है। तो वैसे इन्होंने अपने फिलोसॉफिकल साइंस का एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसके हिसाब से तुम चलो। इन्होंने क्या बोला?
इनका 2 विचार था। कितना विचार था? 2। पहला विचार, इतिहासकार की प्रस्तुति हमेशा तर्क संबंध होना चाहिए। दूसरा, इतिहासकार को हमेशा समय समय पर परिवर्तित होना चाहिए। और फिर सभी लोगों ने इनकी बात को विश्वास किया और इन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम क्या था? Encyclopedia of Philosophical Science. हमने 3 लोगों को पढ़ा। पहला नाम एक साथ, दूसरा, तीसरा, तीनों का समझा? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ू? आगे देखते। लियोपोल्ड वॉन रांके, हेगेल द्वारा लिखित रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक पर चर्चित है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, रीजन इन हिस्ट्री। रीजन क्या होता है? व्हाट इज रीजन का मतलब? कारण। इतिहास को पढ़ने का कारण क्या है? इन्होंने एक ऐसा बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? रीजन इन हिस्ट्री। तो इस बुक को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। तो ये तीनों ने अपना अपना बुक लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लियोपोल्ड वॉन रांके ना, लियोपोल्ड वॉन रांके। बेटा ये 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखता बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। बर्लिन के हैं ये, बर्लिन भी जर्मनी में है। द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन, जर्मनी के ही ये भी है। इसके पहले कहां के थे? वो भी जर्मनी के थे। नाम क्या है? जॉन विलियम हेगेल। बोलो हेगेल। क्या नाम था उनका? हेगेल। कहां के थे? जर्मनी। ये कहां के हैं? जर्मनी। आगे देखते हैं। 19वीं सदी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर प्रमुखतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन रांके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। उसने बताया कि इतिहास विषय के अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। बोलते हैं जो हम इतिहास में अनुसंधान करते हैं, नए नए चीजों को जोड़ते हैं, पुरानी चीजों को निकालते हैं ढूंढ के, उसमें विश्लेषणात्मक पद्धति होनी चाहिए। एकदम ध्यान से देखो, विश्लेषण करो, जितना हो सके उतना निरीक्षण करो। बाद में क्या बोलते हैं? मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये दोहरा रहे बात। ये कहां पढ़े थे हमने इस बात को? ये इस लाइन को हमने पढ़ा था, दस्तावेज वाला। कहां से पढ़ा था? रेने। ये रिपीट कर रहे हैं उनकी बात को। देखो क्या बोलते हैं? मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। रेने साहब ने क्या बोला था कि जो भी दस्तावेज से जानकारी मिलती है उसकी जांच करो। आगे इस बात पर उसने बल दिया। इन्होंने क्या बोला कि जितना हो सके जो दस्तावेज मिलते हैं ना उसी से जानकारी पर, किसी का सुना मत लो। मैंने इतिहास के साधन कितने थे? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। तो मौखिक इतिहास मैंने बताया था आपको, बोल दो और सुन लिया। तो ये भी क्या बोलते हैं बाबा, बोलने पे मत चलो। इसके ऊपर हुआ था इंट्रोडक्शन लेक्चर। मौखिक इतिहास क्या होता है? हाँ, कि उस पेड़ के नीचे क्या है? बरम है, जाओगे तो उधर ही डर लगेगा। तो इस तरीके से जो भी इतिहास के ऊपर आप विश्वास करोगे, लिखित इतिहास होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दस्तावेज। फिर इसी के ऊपर आपको फोकस करना है और इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। तो इनका भी एक ही विचार था कि आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वह दस्तावेजों से ही प्राप्त करनी है। आगे साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, ऐतिहासिक घटना से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो लिखित इतिहास से ही प्राप्त करनी है और जितना हो सके ऐतिहासिक घटनाओं के रिलेटेड जो भी कागजात आपको मिले उसको जितना हो सके उसको ढंगोर खोज खाज के निकाल के लेके आओ। इसमें कुछ नया लग रहा है क्या? नहीं। आगे देखते हैं। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है, यह विश्वास उसने व्यक्त किया है। तो हमको ही मालूम है,
अभी कोई कागज मिल जाए 500 साल पुराना तो हमको ही मालूम है, वो तो ओरिजिनल ही होएगा, बराबर ना। तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको इतिहास, इनका मेन क्या बोलना चाह रहे मालूम है कि आपको उसी इतिहास पे, उसी इतिहास के साधन में भरोसा करना है, सिर्फ लिखित इतिहास पे। किस पे? लिखित, क्योंकि वही सत्यता को ज्यादा करके दर्शाता है। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है क्या? आगे देखो, उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की है। बोलते काल्पनिकता, ऐसा राजा था, मार दो गोली तुरंत। राजा था नहीं, था वाला नहीं करना है, कल्पना नहीं होनी चाहिए। आलोचना करना मतलब बेइज्जती कर देता था एकदम, नहीं, जो भी आपको जानकारी लेना वो लिखित में ही होना चाहिए। कोई ये नहीं बोलना चाहिए राजा था, नहीं, राजा है, राजा है। उसके बारे में दस्तावेज मिले तभी भरोसा करो, नहीं तो मत करो। किसी ने आके तुमको काल्पनिकता दिखा दिया, अरे मालूम है तुमको उधर एक राजा था पहले, वो मैं बोला एक नदी बहती थी मेरे इधर से, बहती थी, कल्पना दिखा दिया, उस पे भरोसा नहीं। दस्तावेज है क्या तेरे पास? अगर दस्तावेज दे दिया तो भरोसा कर। समझ में आया? इनका मत समझ में आया आपको? नाम क्या है इनका? एक साथ, उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। इसके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथों में प्राप्त है। इन्होंने बोलते विश्व इतिहास के ऊपर बहुत फोकस किया। देखो, जब आप किसी पढ़ाई करते, जब बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आप जाते हो तो आपको दो इतिहास पढ़ना पड़ता है, एक भारत का इतिहास, एक दुनिया का इतिहास। ये दो इतिहासों का पढ़ना रहता है। तो इन्होंने बोला कि दुनिया के इतिहास के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और इन्होंने दो बुक लिखा। पहले बुक का नाम क्या है इनके? द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा क्लियर हुआ? इनका भी बात समझा आपको? इनका मेन काम क्या था मालूम है? कि आपको इतिहास लेखन के समय सिर्फ लिखित साधन पर भरोसा करना है और जितना हो सके उतना तेजी से एक लिखित साधन को खोज बीज कर लेके आना है। और इन्होंने मौखिक इतिहास की कड़ी आलोचना की है, काल्पनिकता की कड़ी आलोचना की है। इनका बात समझा आपको? किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ूं एक साथ? अब इनका आता है कार्ल मार्क्स। ये बड़े प्रसिद्ध आदमी है, बहुत प्रसिद्ध है। इनका आप हमेशा हर जगह पढ़ सकते हो, ये बहुत महान आदमी है। कार्ल मार्क्स बहुत महान आदमी है। इनका आप जहां देखोगे वहीं आएंगे। ये हमारे बीएड तक पहुंच जाते हैं। जहां जाओगे ना इनकी विचार आती जाते, बहुत बड़े अच्छे, बहुत महान विचारक थे ये। देखो क्या है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। जब से कार्ल मार्क्स पैदा हुए, जब उन्होंने अपना विचार देना शुरू किया इतिहास के बारे में, तब से लोगों का, इतिहासकारों का, उनका विचार परिवर्तन हो गया। इनकी एक थियरी है, एक इनकी भी थियरी है। क्या थियरी मालूम है? ये क्या बोलते हैं? ये ना समाजवादी पे भरोसा करते हैं। ये समाजवादी विचारक है, ये समाज के ऊपर बहुत सोचते हैं। बोलते हैं कि इनकी एक थियरी क्या है, एक विचार है, आपको इसमें नहीं, हमारे टाइम पे था 10वीं में। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो पैसा है वो किसी एक के हाथ में ना होकर के समाज को दे दिया जाए। हमारे भारत, बहुत सारे देशों में देखो पैसे का जो होता है ज्यादा करके अमीर लोगों के पास होता है। तो जिसकी, देखो बोलते, इनका क्या काम है मालूम है? जो पैसा है ना वो समाज के हाथ में दे दिया जाए, जिसकी जो जरूरत है वो अपनी पूरा कर लेगा। इससे ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। ये इनका विचार था। नाम क्या है इनका? कार्ल मार्क्स। नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। समझ में आ रहा है? बहुत महान विचारक थे ये। इतना क्लियर है? किसी को डाउट है? जब से कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी में पैदा आए, तब से, जब से इनका विचार लोगों ने पढ़ा, तब से इतिहासकारों का, बोलते ना, एक अलग ही वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आ गई। उनका सबका अपना अपना, सबका विचार ही क्या हो गया? बदल गया। बेटा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है हमें। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जो पुराने बच्चे हैं शायद उनको याद हो, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला समाजवादी, ठीक है, तुम्हारे पहला, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा, क्लियर हुआ?
पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये किसके समर्थन करते थे? समाजवादी। किसका? बेटा भारत की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित है, किसकी है? मिश्रित। याद रखना, अगर किसी ने पूछा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कौन सी है? मिश्रित। और तीन ही अर्थव्यवस्था होती है, पहला पूंजीवादी, पहला दूसरा तीसरा। पूंजीवादी में जो देश होता है, जो भी देश पूंजीवादी को अपनी अर्थव्यवस्था में रखता है, वह सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करता है। जैसे अमेरिका, चाइना नहीं बेटा, चाइना समाजवादी है। अब आता है दूसरा समाजवादी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था जिस देश की होती है, वह देश जो भी काम करेगा वो समाज के हित में करेगा। ऐसे देश को हम समाजवादी कहते हैं। जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया। फिर आता है मिश्रित, हमारा देश, आमचा भारत। भारत का क्या है? भारत मालूम है ना, बहुत दिमाग वाले हैं, बोलते हैं हम दोनों को नहीं देंगे। जब जिसकी जरूरत जहां, उसको वहां इज्जत। जहां पैसे वाली की जरूरत है वहां पैसे की इज्जत, और जहां समाज की जरूरत है वहां समाज की इज्जत। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित, दोनों आता है इसमें। तो ये हमारे, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, हम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे देखते हैं। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है। मैंने बोल दिया ये आदमी ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था, हाँ ये एकदम हीरो दिखता था। अमूर्त नहीं है। इतिहासकार अमूर्त मतलब काल्पनिकता पर भरोसा नहीं करता, अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। मैं बोल दिया डायनासोर थे, ऐसा ऐसा था, हड्डी विड्डी थी, उड़ते भी थे, आग भी फेंकते थे। एक डायनासोर था, पानी फेंकता था मुंह से। मैंने आपको उल्लू बना दिया। इतिहास ऐसा मानता नहीं है। इतिहास किसका होता है? जीवित लोगों का होता है। अब ये पत्थर का इतिहास हो सकता है क्या? मैं बोल सकता हूँ पत्थर, ये सर ये मालूम है पत्थर, आपको मालूम है हिमालय से उड़ के इधर आया है। तो क्या बोल रहे हैं? इतिहास किसका होता है? सिर्फ जीवित लोगों का, जीवित मनुष्यों का होता है। अरे मैंने बेटा एक लाइन तुमको बोला था, जब तक आप हो तब तक इतिहास है, और आप नहीं तो इतिहास भी नहीं है। जिस दिन मैं मरूं, जिस दिन मैं मरा, उस दिन मेरा इतिहास खत्म। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा इतिहास बनता जाएगा। आज का कल इतिहास, फिर कल का फिर इतिहास। जो करते जाओगे, जो बीतते जाएगा, वो इतिहास बनते जाएगा। कार्ल मार्क्स यही बोलते हैं बेटा, इतिहास सिर्फ जीवित लोगों का होता है, मरे लोगों का नहीं होता। उनका इतिहास था, यहां है लिखा है। मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं। जब टेंस पढ़ोगे, प्रेजेंट में है होता है। वह लड़की है, वह जिंदा है, तो अभी है। वह जिंदा था, वह जिंदा रहेगा, फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है? वह सर आए हैं, तो आ चुके हैं। सर आए थे, गए, सर आएंगे। समझ में आ रहा है? ये फ्यूचर। तो इन्होंने क्या बोला? जीवित इंसान का इतिहास होता है। तो ये प्रेजेंट में बात की, जब तक आप जिंदा हो आपका इतिहास है, जिस दिन मरे उस दिन इतिहास। मनुष्य मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। बोलते जब तक मनुष्य जिंदा होता है, हाँ ठीक है ना, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसके रिश्ते नाते, आदान प्रदान, ये वो दुनियादारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। और जिस दिन हाथ फैलाया उस दिन सब रिश्ते नाते सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी जरूरत भी खत्म हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों का समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते। बोलते हैं कि संसाधन तो है समाज में, अभी आ रहे हैं समाज पे धीरे धीरे, इनका देखो समाज की ओर बढ़ रहे हैं। बोलते हैं कि मालूम है पानी भी है, पैसा भी है, घर भी है, दौलत भी है, सब कुछ है भारत में, पर क्या सबको समान है? नहीं। सब एक समान, सब अमीर ही है? नहीं। सब गरीब है? नहीं। कुछ कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, कोई बीच में है। ऐसा क्यों? ऐसा कार्ल मार्क्स बोलते हैं। बैठ जाओ।
वीडियो एडिट नहीं कराना चाह रहा इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं, नहीं तो एडिट होना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर देख लो, कितना पेजेस है अभी, ये लास्ट है। तो थोड़ा देख लो, थोड़ा देर सब्र कर लो, हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोलना चाह रहे, ध्यान दो इधर और फोकस करो लास्ट वाले। ये बोलना चाह रहे कि देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भूल जाता हूं फिर क्या बोलने वाला था। हाँ, समाज पे। तो ये एक ही बात ये बोलते हैं कि समाज में देखो, देश जहां पर आप रहते हो भले संसाधन अच्छे से हैं। संसाधन किसे कहते हैं? जो भी हमारी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन। जो भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करें उन्हें क्या बोलते हैं? संसाधन। बोलते समाज में संसाधन है, पर क्या वो सभी को समान मात्रा में मिला है? नहीं। ऐसा क्यों, यही ये पूछते हैं। आगे देखो, फलस्वरूप समाज का वर्ग पर आधारित विषम विभाजन होता है और वर्ग संघर्ष निर्माण करता है। आपको मालूम है पहले वर्ग होता था, 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस तरीके से वर्गों में विभाजित था। सबसे ज्यादा सुख ब्राह्मण को मिलता, फिर क्षत्रिय को मिलता, फिर नीचे वाले को एकदम सुख मिलता नहीं था। इस तरीके से पहले समाज को वर्गों में बांटा गया था, जिसे हम वर्ण कहते हैं। क्या बोलते थे? वर्ण। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास था तथा जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन के संसाधन होते हैं वह वर्ग अन्य वर्गों का आर्थिक शोषण करता है। यह विचार उनसे प्रस्तुत किया। उसका लिखा ग्रंथ दास कैपिटल विश्वविख्यात है। इन्होंने यही अभी मैंने क्या बोला था कि जिसके हाथ में पैसा है वही सुखी है। कोई चाहता है कि मैं पैसा बांट दूं? तो ये क्या बोलते थे मालूम है? एक के हाथ में पैसा देने से अच्छा समाज के हाथ में दे दो, जिसकी जो आवश्यकता है वो पूरी कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अभी यहां पर क्या बोले, जो उत्पादन होता है एक के हाथ में देने के बजाय सबको दे दो, जिसको जितनी जरूरत है वो ले लेगा। अभी समझो, जय एक सोने का पहाड़ है, पूरा सोने का पहाड़ है, मैंने उसको शक्ति से बना दिया और जय को बोला, जय उठो आप और इस सोने के पहाड़ को इन बैठे हुए लोगों में बांट दो। इनके हिसाब से बता रहा हूं तुमको, इनका सिद्धांत क्या है। मैंने जय को क्या बोला, इस सोने के पहाड़ को इन बैठे हुए लोगों में बांट दो। तो जय नॉर्मली क्या करेगा, उठेगा और निकाल तोड़ तोड़ के सोने का सामान बांट देगा। फिर आप लोग भी बोलोगे, एक टाइम आएगा क्या बोलोगे, बस सर बस हो गया, जय बस हो गया अब। और कोई बोलेगा नहीं और चाहिए, नहीं और चाहिए, कोई बोलेगा नहीं और चाहिए, उसी में कोई बोलेगा नहीं और चाहिए। तो इससे क्या होगा, नियंत्रण हो, मतलब नियंत्रण होगा क्या? नहीं। सोने का अधिकार कितने लोग के हाथ में? एक के हाथ में है ना। किसके हाथ में सोने का अधिकार है? जय के हाथ में। जय सबको बांट रहा है। और वही मैं बोल दूं, एक काम करो, तुम सबका पहाड़ है, जितना लेना ले लो, जिसको जितना चाहिए ले लो। अब झगड़ा होगा नहीं। बराबर ना, जिसको जितनी जरूरत है वो लेके जाएगा। अगर मैं एक के हाथ में दूंगा तो ये भी सोचेगा ना थोड़ा मेरे पास भी तो होना चाहिए, सोचेगा कि नहीं? ये सोच है, ये इनका समाजवादी सोच है। कैसी सोच है? समाजवादी। एक के हाथ में देने से अच्छा समाज के हाथ में दे दे। क्लियर हुआ? ये कार्ल मार्क्स का विचार समझा? किसी को कुछ डाउट? इतिहास किसका होता है? इतिहास किसका होता है? जिंदे लोगों का होता है। किसका? किसका होता है? जिंदे लोगों का। देखो, एनल्स प्रणाली, कौन सी प्रणाली? एनल्स प्रणाली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। कहां पर उदय हुआ था? कहां पर? आप ध्यान नहीं दे रहे इसलिए टाइम जा रहा है। ध्यान दो, फटाफट होएगा। जितना पूछते हो फटाफट आंसर दोगे, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहां पर? फ्रांस में। कौन सी प्रणाली आई? कौन सी प्रणाली? किसके लिए? इतिहास लेखन के लिए एनल्स प्रणाली कौन से देश में आई थी? फ्रांस में। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियां,
राजा, महान नेता, उनके आनुवंशिक रूप में राजनीति, कूटनीति, युद्ध केंद्र, किसान, ठीक है। मुझे मालूम है क्या बोलना चाह रहे हैं अभी। एनल्स प्रणाली क्या करता है मालूम है? पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि इतिहास में सबसे पहले आप क्या पढ़ते थे, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये इसको कर दिया, ये चक्कू मार दिया, इसने इसको लूट लिया, यही पढ़ते थे यही। इसका राजा था, वैसा राजा था, ये रानी थी, वो रानी थी, ये इसको उठा ले गया, ये उसको उठा ले गया, यही पढ़ते थे। पर अब इतिहास सिर्फ यही नहीं होता है। इतिहास में समाज का वर्णन होना चाहिए, मजदूर का वर्णन होना चाहिए, महिलाओं का वर्णन होना चाहिए। तो जब ऐसे ये भी इतिहास का ही हिस्सा है, इसीलिए आपके बुक में ऐसा वाला इतिहास आ चुका है। देखो आगे यही बोला गया है कि जन, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधनों, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। पहले हम मारामारी ही पढ़ते थे, राजनीति ही पढ़ते थे, पर अब वैसा होता नहीं है। बोलते अब लोगों के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में, मेरे साथ, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संपर्क, सामाजिक विभाजन आदि मानसिकताओं को अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ राजा महाराजा, महान नेताओं, आनुवंशिक रूप, राजनीतिक नीतियां आदि को अध्ययन होता था। परंतु अब इतिहास में हम किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जन, लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसे भी इतिहास कहते हैं। समझ में आया? एनल्स प्रणाली समझी? अगर आया तो लिख दोगे। एनल्स प्रणाली कहां स्टार्ट हुई थी? कहां पर? क्यों चालू हुई थी? किसके लिए? हाँ, अभी फटाफट होएगा, इसे ही पढ़ो। अब देखो, स्त्रीवादी इतिहास लेखन, नाम आ गया, स्त्रीवादी। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। अभी तक इतिहास आप पुरुष की नजर से देखते थे। इस राजा ने इस राजा को मार दिया, कभी देखा ये रानी ने रानी को मार दिया? नहीं। अभी तक इतिहास को सिर्फ स्त्री के नजरिए से देखते थे, पर अब इतिहास को पुरुष के नजरिए से भी देखेंगे। अब इतिहास को स्त्री के नजरिए से ही देखेंगे। देखो, इसीलिए स्त्रीवादी इतिहास लेखन हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोआ ने स्त्रीवादी की मौलिक भूमिका स्पष्ट की है। फ्रांसीसी, नाम क्या है इनका? नाम क्या है? विदुषी सीमा दी बोआ। आप बोआ बोलो, नाम क्या है? बोआ। इन्होंने स्त्री के नजरिए से देखा इतिहास को। किस नजरिए से? स्त्री के नजरिए। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों का स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। पहले इतिहास में पुरुष प्रधान होता था, पुरुषों के ऊपर ही इतिहास होता था, पर इन्होंने इतिहास को अब स्त्री के नजरिए से देखना शुरू किया। भाई नहीं, इतिहास में महिलाएं भी हैं, महिलाओं का भी अहम रोल है। बिना महिलाओं के इतिहास हुआ नहीं है। पर हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? पुरुषों के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ोगे? अब देखो आगे, इसके पश्चात स्त्री के जीवन से जुड़े, मेरे साथ बोलेंगे, नौकरी, रोजगार, व्यापार, उनके लिए कार्य संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन आदि पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन किए जाने लगा। समझ में आ रहा है? पहले पुरुषों के बारे में ही पढ़े थे, उनका जीवन कैसे था, वो क्या करते थे, उनका व्यापार क्या था, जीवन कैसा था, रोजगार कैसा था, सिर्फ पुरुष। पर अब महिला,
महिला कैसी थी, महिला का रोजगार क्या था, महिला का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो जीवन कैसे जीते थे, व्यापार कैसे करते थे, सब कुछ अब तुम इस इतिहास में पढ़ोगे। इस इतिहास को हम कौन सा इतिहास कहते हैं? स्त्रीवादी इतिहास। कौन सा? स्त्रीवादी इतिहास। अब देखो 1990 ईस्वी के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। 1990 को अब स्त्री को भी एक अलग दर्जा दिया गया और एक अलग विषय बनाया गया और उन्हें लेकर अब इतिहास लिखा जाने लगा। तो एनल्स पता चला, एनल्स प्रणाली था, समझा आपको? वो कहां पे आया था? किस लिए? अब दूसरा क्या पढ़े? स्त्रीवादी लेकर। कौन सा? अब एक लास्ट आते हैं माइकल फूको। फूको बहुत फूकता था, लग रहा है ये। क्या फूकता था, क्या मालूम? 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। ये अभी हाल ही के हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ इनको। अरे ज्यादा दिन हो गया, हाँ हाल ही है, समझ लो। ये इन्होंने भी इतिहास के ऊपर कुछ लिखा और बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। इनकी अवधारणा का उदय हुआ, एक नई अवधारणा, एक नई विचारधारा आई। कैसी? उसने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास का कालक्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। ये देखो अलग बोल दिया इसने। ये क्या बोल रहा है? वापस देखो, इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम क्या है? आर्कियोलॉजी ऑफ, नाम क्या है? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा कि इतिहास को कालक्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। फिर उचित क्या है? देखो, पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता। बोलते हैं जो पुरातत्व लोग होते हैं, पूरा मतलब प्राचीन तत्व में खुदाई कर वो लोग पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या? अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। बोलते हैं कि भूतकाल में कौन सी घटना घटी है उसको वो लोग स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण में जितना हो सके उतना क्लियरली दिखाते हैं। आगे क्या बोलते हैं? इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया कि फूको ने इतिहास में उल्लेखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया, अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। जितने बोलते हैं इनके हिसाब, ये क्या अपना अपना मत होता है बेटा। अब मैं किसी को भगवान मानूं, सब भगवान मानेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इन्होंने ऐसे चीजों बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि जो पुरातत्व से प्राप्त होता है वो भूतकाल में जो घटनाएं उन्होंने की है उसी का परिवर्तन हमें समझ में आता है। क्लियर हो रहा है? इनका नाम ही फूको है। क्या नाम है? फूको। इतिहासकार ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था, परंतु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया। बोलते हैं कि कुछ विचारों पर पहले तो पुरुषवादी होती थी, तो कुछ लोग सुधर के स्त्रीवादी पे आए। अब स्त्रीवादी पे आने के बाद भी कुछ विचारों पर लोग फोकस नहीं करते थे। मेरे साथ बोलो, मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन आदि पर फूको ने विचार विमर्श किया। इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति निरंतर विस्तार पाती है। साहित्य, स्थापत्य, शिल्प कला और चित्रकला, संगीतकार, नृत्यकार, ये सब पता है ना, ये नाट्य कला, ये सब चीजों पर हमने ध्यान दिया और आगे आप इसी सब के ऊपर पढ़ने वाले हो। तो क्लियर हुआ ये?